अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत से ज़्यादा शेखियाँ भिगाड़ने की आदत है, वो काफ़ी महंगी पड़ती है उन्हें, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन वो बाज नहीं आते। तो अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान ने एक लचक दिखाई, एक मशरूत सी उसकी आमदोरफ्त बहाल की, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की उसके बाद काफ़ी ईरान की तरफ से रिएक्शन आया है और वार्निंग्स भी आ गई हैं। तो इसके ऊपर तफसीलन आपको बताते हैं, क्या इससे कोई मुआहदा ख़तरे में पड़ने जा रहा है, इसके क्या इम्कानात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं हुई पाकिस्तान में, बल्कि जो होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं आज की एक्सप्रेस की रिपोर्ट में, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जंग की आड़ में आपकी जेबों के अंदर से किस तरह एक खतीर रकम जो है वो निकाल ली गई है, और उससे अपना जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। ये भी आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है जी। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 जो रुक तो गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस मामले को जो है, मतलब अपना मुंह ही नहीं बंद कर रहे ना, तो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं ईरान भी अनॉय हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो बर्दाश्त कर रहा है ग्रेटर इंटरेस्ट में। तो कहानी है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने कल बेतहाशा ट्वीट्स किए, कुछ मीडिया से गुफ्तगू की, और उसमें इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जैसे ईरान बिल्कुल घुटनों पर आ गया है, ईरान को डिफीट हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल कर लिया है। ये भी उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम जो है, अफजुदा यूरेनियम, वो भी अमेरिका के हवाले करने जा रहा है, और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उसका कंट्रोल ख़त्म कर दिया है, जबकि हमारा ब्लॉकेड वहाँ पर भी रहेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की उन्होंने डींगे जो मारी, उसके ऊपर ईरान की तरफ से भी एक रिएक्शन आया है। ईरानी स्पीकर जो हैं पार्लियामेंट के, यानी कालीबाफ साहब, जो कि आपको पता है जो टॉक्स हुई थी इस्लामाबाद में, उसके सरबराह भी थे ईरान के वफ़द की तरफ से, तो उन्होंने इसके ऊपर फिर एक ट्वीट किया बाकायदा और एक वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो काफ़ी हर्जा सराई कर रहे हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं और 7 के 7 झूठ हैं, और उन्होंने फिर अपनी जो पोजीशन थी उसके ऊपर वो क्लियर की। उन्होंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई अफजुदा यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करने जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर भी जो बड़ी बड़ी डींगे डोनाल्ड ट्रंप मार रहे हैं, तो उसकी भी हकीकत ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ओपन ज़रूर किया गया है, लेकिन ये अभी सिर्फ हमने जो जंगबंदी या सीज़ फायर अभी 2 हफ्ते के लिए शुरू में हुई थी, उसी की यानी टाइम पीरियड के अंदर हमने ये कहा है कि उस वक्त तक के लिए हम उसको ओपन कर रहे हैं, और उसमें भी मशरूत ओपन किया गया है। यानी ईरानी नेवी जो है उससे आपको बाकायदा इजाज़त लेनी होगी, उसके नोटिस में लाकर उसकी परमिशन के साथ आप उसी के दिए हुए तयशुदा रास्तों के हिसाब से गुजर सकते हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बताई, और ये उसको इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जैसे दबाव के तहत उन्होंने ईरान से ये सब कुछ मनवा लिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर जंगबंदी की अभी भी खिलाफ वर्जी हुई, यानी अगर ईरान में तो चलें आप फ़िलहाल भी रुके हुए हैं, लेकिन अगर लेबनान में जो कि बाद में जंगबंदी करवाई गई है, सीज़ फायर करवाया गया है, अगर उसकी भी खिलाफ वर्जी होती है, यानी लेबनान में अगर इसराइली फोर्सेस फर्दर अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं, तो ये याद रखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दोबारा बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये किस तरह बड़ी बात है, यानी इसमें उन्होंने आगे का मंजरनामा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि भले अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अग्रीमेंट हो भी जाए, अगर एक इत्तफाक राय हो भी जाए, और अगर कोई ये सोच रहा है कि जी हम अभी फ़िल वक्त तो इनको ये एग्रीमेंट करने देते हैं, यानी इसराइल ये शरारत कर सकता है कि फ़िल वक्त अगर अमेरिका के कहने पे खामोश भी हो गया हो और अभी जंगबंदी कर भी दी हो लेबनान में, और ये सोच रहा हो कि एक दफ़ा अमेरिका ईरान से ज़रा निकल जाए तो उसके बाद हम अपनी बदमाशी उसी तरह ख़ित्ते में जारी रखें और लेबनान के ऊपर जंग जारी रखें, गज़ा के ऊपर बमबारी जारी रखें, जहाँ हमारा दिल करे पहले की तरह हम उसी तरह बदमाशी रखें। तो उस हवाले से वाज़े ईरान की तरफ से ये हिकमत अमली ने कहा है कि जब आप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हम दोबारा बंद कर देंगे। और जंग बंदी का मतलब सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पूरे खित्ते में आपकी जो एक मुख्तलिफ शरारतें हैं मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के साथ, वो सारी की सारी बंद रहेंगी।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اوور آل جو ہے اس کو ایک کمپلیٹ یہ بتا دیا ہے کہ جناب ہماری طرف سے آپ یہ مت سمجھیں کہ جی ہم صرف اپنی حد تک یہ بات کر رہے ہیں، اس میں لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہے. تو یہ انہوں نے ایک کلیئرٹی سے بات کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بقائی صاحب نے بھی، اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے لیے جو ہماری افزودہ یورینیم ہے وہ مقدس مٹی کی طرح ہے. جیسے ہم ایران کی مقدس مٹی کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار، تو اسی طرح ہم ایک ذرہ بھی آپ کا افزودہ یورینیم کا کسی کو نہیں دیں گے. تو یہ کہنا کہ جی وہ افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر دے گا، اس طرح کی چیز ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے والی، اور نہ کوئی اس طرح کی غلط فہمی میں رہے. تو یہ ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے. ان تمام چیزوں سے ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ جو غیر ضروری بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس نے کافی انوائے کیا ہے ایران کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے یہ مذاکرات آگے بڑھانے بھی ہیں کہ نہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے وارننگ ضرور دی ہیں انہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ کو ذرا تالا لگائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیریسلی مذاکرات ختم کر دیں گے. مذاکرات جاری رہیں گے، اس میں پاکستان کی کوششیں بھی ہیں، اس میں دیگر ممالک بھی انوالو ہیں، لیکن وہ یہ وارننگ ضرور دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ مذاکرات کے بعد یا اس کے دوران بھی کسی قسم کی شرارت سے باز رہیں. تو یہ ان کی طرف سے ایک کلیئر میسج آ گیا ہے. کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 24 اپریل کو پاکستان میں آ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنڈے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ منڈے کو جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ سارے ڈیز ہی بتائے جا رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پچھلے ویک ہی یہ کہا تھا کہ اگلے ویک میں یہ بات ہوتی نظر آ رہی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس ویکینڈ تو خیر سٹارٹ ہو ہی گیا ہے، لیکن سنڈے تک تمام تیاریاں پاکستان کی طرف سے مکمل ہوں گی، اور اس کے بعد منڈے سے آنورڈز کسی بھی دن یہ جو باضابطہ مذاکرات ہیں وہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. خیر مذاکرات میں کافی حد تک اتفاق رائے آلریڈی پس پردہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ وفود آ سکتے ہیں اور سگنیچر کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ بیٹھک ایک لگ سکتی ہے. یاد رہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس آ چکے ہیں، اور ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے ان کے دورے کے حوالے سے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ ایک انتہائی کامیاب دورہ تھا، جس میں انہوں نے جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے مختلف ملاقاتیں کی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے، جو اس وقت ایک جنگ بندی کا معاملہ ہے، اس تمام کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. تو بہت زیادہ انہوں نے اس میں محنت بھی کی، اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جی واپس آ چکے ہیں وطن، اور اس کے بعد جو اب آگے کا منظرنامہ ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایران کی حد تک کافی چیزوں کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارملائز کر آئے ہیں. آگے اب دوسری طرف یعنی امریکہ کی طرف کیا سچویشن ہوتی ہے، وہ چیزیں کچھ مزید ایک فائنل ڈرافٹ کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی جو ایک معاہدہ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. تو یہ ایک اہم سچویشن ہے جو ہو چکی ہے. اب پاکستان کی طرف اگر بات کریں تو جناب پاکستان میں یہ کل لوگ کر رہے تھے انتظار کہ شاید پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جائے. انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ جو ڈیزل ہے اس میں چند روپے جو ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، لیکن پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک امید جو تھی کہ بھائی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی جو عالمی منڈی میں ریٹ ہے وہ تقریباً $83 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے، کافی گراوٹ آئی ہے، تو اس کا کوئی اثر ہم پہ آئے گا. میں نے آپ کو کل ہی ولاگ میں بتا دیا تھا کہ اس کا امکان نظر نہیں آ رہا، تو ایسا ہی ہوا. آج ایکسپریس کی جو خبر ہے اس حوالے سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایکسپریس اخبار میں یہ خبر آئی ہے کہ 180 ارب روپے لیوی کی مد میں، پیٹرولیم لیوی کی مد میں 180 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکال لیے گئے ہیں حالیہ کرائسس کے دوران. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت نے اس کرائسس کو بھی اپنے لیے ایک اپرچونٹی میں تبدیل کر لیا، کیونکہ FBR کا جو ریونیو جنریٹ کرنے کا ہدف تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد اس طرح سے ایک بے رحمانہ قسم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے پیٹرول تو سب نے ڈلوانا ہی ہے، اس کے بغیر تو کاروبار زندگی چلتا نہیں ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے، سب نے ظاہر ہے پیٹرول ڈلوانا ہے اور وہ مہنگا بھی ملے گا تب بھی ڈلوائیں گے، تو ہم وہیں سے پیسے جو ہیں وہ اینٹ لیتے ہیں. اور اس طریقے سے 180 ارب روپے کی
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा कर अवाम की जेबों से इतनी सारी रकम जो है वो निकाल कर अपना शॉर्टफॉल पूरा करने की कोशिश की गई है। तो अवाम को आप रिलीफ दे ज़रूर सकते थे, अवाम का कोई ऐसा कसूर नहीं था कि उन्हें इतना महंगा पेट्रोल मिलता। दीगर बहुत से ममालिक ने बहुत मामूली इजाफा किया या कुछ लोगों ने किया ही नहीं सिरे से, और बाकायदा उसको मैनेज किया कि वो जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उसका बोझ अवाम तक कीमतों का ना जाए। लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि वो इजाफा ट्रांसफ़र किया, बल्कि उसके ज़िम्न में अपने भी जो शॉर्टफॉल थे, अपने भी जो नाअहलियों के कारनामे थे, उनको कवर करने के लिए उल्टा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इतना बेतहाशा इजाफा किया कि जिसकी वजह से 180 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाल लिए गए। तो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आप 150 से ज़्यादा जब पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, टैक्सेस की मद में ले रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर बात कहाँ से कहाँ जाती है। तो ये जी जहाँ पाकिस्तान के अवाम को ये कहा जा रहा है कि आप खुशियाँ मनाएं, बहुत प्राउड फील करें, आपका मुल्क जो है वो इतना ज़बरदस्त काम करके सारी दुनिया से प्रेज़ समेट रहा है, तो इसमें तो किसी को कोई दो राय है ही नहीं है। सारे इस पे खुश हैं कि पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया है। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है वो भी मुंह उठा उठा के ये भी देख रहे हैं कि उसका हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पाबंदियाँ हटेंगी तो क्या गैस और पेट्रोलियम मसनूआत हम डायरेक्टली ईरान से ख़रीद सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान को कुछ तो अपनी इन तमाम खिदमात के सिले में मिलना चाहिए, कम अज़ कम कोई तो इजाज़त हो, कोई फेवर मिल जाए पाकिस्तान को, कोई सहूलत मिल जाए। आज एक ये भी खबर मैंने पढ़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे ये साइन करने के लिए अग्रीमेंट को, तो ऐन मुमकिन है कि कश्मीर के हवाले से भी कोई बात हो और वो कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आपको मैं याद दिलाऊं कि एक दफ़ा पहले भी उन्होंने बड़ी कोशिश और ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो कश्मीर का इशू जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उस मामले पर इंडिया की तरफ से काफ़ी सर्दमहरी थी और उन्होंने कोई हाथ ही नहीं पकड़ाया था, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी थी। तो एक दफ़ा फिर ये बाज़गश्त शुरू हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कश्मीर का मामला आके यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस मामले के हल की तरफ। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है, पाकिस्तान तो ज़ाहिर है ये चाहेगा कि ये हो, और इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती कि इस पूरी सालसी के दौरान पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो निकल आए। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त इंडिया का मूड है वो तो पहले ही वो जिसको कहते हैं ना तत्ते तवे पे खड़े हुए हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं पाकिस्तान की प्रेज़ के ऊपर, और बिल्कुल बाकी माहौल से वो इर्रेलेवेंट हुए हुए हैं। और ऐसे में उनकी जो सरकार है उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत दबाव है कि जनाब आप मुंह देखते रह गए, आप सफारती तौर पर तनहा हो गए और उधर पाकिस्तान ने सारा मेला लूट लिया। तो जहां उनके ऊपर सरकारी तौर पर ये दबाव है, ऐसे में अगर वो कश्मीर के ऊपर भी कोई लचक दिखाने की बात करते हैं या वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कश्मीर के ऊपर कोई निगोसिएशंस के लिए इवन टेबल पे भी बैठ जाते हैं, तो उन्हें इंतहा से ज़्यादा सेटबैक का सामना करना पड़ेगा अपने मुल्क के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद नरेंद्र मोदी इस मौके के ऊपर ऐसी कोई निगोसिएशंस दिखाकर या कोई लचक दिखाकर किसी तरह भी इस मसले के हल की तरफ जाएंगे। तो ये एक उनके लिए ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि ऐसी निगोसिएशंस के ऊपर बैठें जहाँ पे पाकिस्तान निगोसिएशंस करते हुए कुछ ज़्यादा अपनी बात मनवा सके। और इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जो कि ऑलरेडी एक सियासी दबाव के अंदर हैं, उनका कोई मज़ीद लचक दिखाना वो तो बल्कि उल्टा चाहेंगे कि कोई ऐसा उन्हें मौका मिल जाए कि वो एक अपना गिरती साख जो है उसको बहाल करने में कामयाब हो सकें। तो मुझे नहीं नज़र आता कि वो कुछ इस तरह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या पॉजिटिविटी दिखाएं। देखिए ना, सालसी भी तभी होती है, मुज़ाकरात या कोई मसले का हल तभी होगा जब दोनों फरीक चाहते हैं और चलें कोई तीसरा बंदा बैठ के उन्हें कर देता है मैनेज। लेकिन अगर एक फरीक चाहता ही ना हो तो फिर उस सूरत में उनको बिठाना खासा मुश्किल काम हो जाता है। जबकि इस वक्त हॉट इशू है भी नहीं कश्मीर, हॉट इशू तो ज़ाहिर है दीगर जो इस वक्त यानी खलीज के ममालिक और जो सारा वो चल रहा है मशरिक़ वस्ता का इशू, वो इस वक्त हॉट इशू है। तो बहरहाल ये बातचीत हो रही है, देखते हैं कि क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को क्या वाकई कोई फ़ायदा हासिल होता है या वो अपना फ़ायदा निकलवा कर चलते बनेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।